आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसको ऑलमोस्ट जानते सब हैं, बट एग्जैक्टली उसके बारे में गणित नहीं लगाई होती है या पढ़ा नहीं होता है, या उसको इस एंगल से समझने की कोशिश नहीं करी होती है कि ये इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या है। और वो है प्रॉपर्टी के अंदर लोन लेना, रियल एस्टेट के अंदर लोन लेकर के उससे क्या फायदे होते हैं। बट इससे पहले, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आज एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लेवरेजिंग। लेवरेजिंग एंड कंपाउंडिंग दोनों का एक साथ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कैसे और क्या उसकी वजह से इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स पर आते हैं। और इस चीज को हम आज जो है वो शुरुआत में समझेंगे थ्रू प्रेजेंटेशन एंड सम कैलकुलेशंस। उसके बाद में आई मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। जब क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो एज यूजुअल यू विल बी एबल टू स्विच ऑन योर mic as well as your video. So I'll start straight away with presentation. Now let's talk about this. What are the wealth creators? ये कंपाउंडिंग या चक्रवर्ती ब्याज जिसको बोलते हैं, ब्याज पर ब्याज, ये एक कॉन्सेप्ट है जो लगभग आपको हर किसी ने, जिससे भी आपने बात करी है कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट करके और अपनी वेल्थ बनाना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, कमाना नहीं, अपने पैसे को ग्रो करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे निवेश जो है वो मुझे बहुत अच्छा आने वाले समय में बड़ा फायदा करे। तो कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है जो आपको सबने सिखाई कि कंपाउंड कीजिए, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को रीइन्वेस्ट कीजिए, अपने इंटरेस्ट को रीइन्वेस्ट कीजिए और उस चीज को वहां पर रहने दीजिए। बट बहुत कम लोगों ने आपको एक और चीज बताई होगी जो एक्चुअल में सुपर रिच का सीक्रेट है, विच इज दिस थिंग, लेवरेजिंग। लेवरेजिंग का क्या मतलब है? लेवरेजिंग, अगर हम वैसे शब्द की बात करें तो बहुत ही साधारण सा शब्द है, लीवर। कि कैसे जो है वो एक एक लीवर की मदद से हम 50 किलो का आदमी जो है वो 250 किलो का वजन उठा लेता है लीवर लगा करके। सो दैट इज वेयर, व्हाट इज दिस आइडिया, दिस इज व्हाट लेवरेजिंग इज। अमीर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो दूसरे लोगों के रिसोर्सेज को खरीदते हैं। दे बाय द रिसोर्सेज ऑफ अदर पीपल एंड दैट्स हाउ दे बिकम रिच। देखिए स्लाइड, what do rich do? They actually go out and they hire other people's resources. For example, you're working in a corporation, and who are the people who are hiring your resources there? The people who are hiring your resources is the corporate or the owner of the business. वो कैसे करते हैं? वो आपके रिसोर्सेज को हायर करते हैं बाय hiring your labor. They loan money from banks, and that's how they hire financial resources. And this hiring of others people resources, इसको बोलते हैं लेवरेज क्रिएट करना। लेबर, लैंड, मनी, उसके लिए पैसा देना और उन रिसोर्सेज को करेक्ट जगह पर एलोकेट करना। दैट्स हाउ लेवरेजिंग वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक इंडिविजुअल है, और ये एक एग्जाम्पल बिल्कुल दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करें। ये एक इंडिविजुअल है, बढ़िया आदमी है, अपना काम शुरू करते हैं, एंड इज अ सोलो प्रैक्टिशनर। ये अपना काम शुरू करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं। ये 100 रुपए का साल में, लेट्स से ही अर्न्स 100 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। उस 1 करोड़ में से इनकी 10 लाख रुपए की कॉस्ट है। लेट्स से ही इज अ लीगल प्रैक्टिशनर, वकील साहब हैं। 1 करोड़ की फीस कमाते हैं, 10 लाख रुपए उसमें इनके खर्चे होते हैं, बैंक के, सॉरी, ऑफिस का रेंट है, अपना खुद का पेट्रोल का खर्चा है, बिजली है, एक स्टेनो है, एक क्लर्क है, उस सब का। तो इनको लास्ट में बचत होती है 90 लाख रुपए की। दिस इज लाइक एन इंडिविजुअल हु हैज नॉट यूज्ड एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट ओन स्ट्रेंथ। उसके बाद आता है एक कंपाउंडर, जो कंपाउंड करता है। वो कंपाउंड जो करते हैं वो क्या करते हैं? कंपाउंड करने वाले जनाब जो हैं वो, उनकी अर्निंग, अब ये 1 करोड़ रुपया कमाते थे वकील साहब, धीरे 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 चूंकि इनके ग्राहक बढ़ते गए, इनके पास में और काम आता गया, इनको जो है बाजार में इनका नाम होता गया, तो इनका नाम कंपाउंड हुआ। इससे ये ज्यादा फीस लेने लगे, इनके पास क्लाइंट्स भी ज्यादा आने लगे और ये फीस भी ज्यादा लेने लगे, क्योंकि इनका नाम और इनकी मेहनत जो है वो रीइन्वेस्ट होती है। तो उसको बोलेंगे हम कंपाउंडिंग। इससे कि इनकी अर्निंग बढ़ के अब होगी 1 से 1.5 करोड़। कॉस्ट इनकी उसी प्रोपोर्शन में, पहले 10 लाख थी, 15 लाख हो गई है। तो अब इनका प्रॉफिट बढ़ के हो गया है। पहले ये 90 लाख कमाते थे, अब ये कमा रहे 1 करोड़ 35 लाख रुपया साल का। सो दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स, कि ये बाजार में बैठे रहे, इनका गुडविल, इनकी क्लाइंट बेस, इनकी फीस, हर चीज बढ़ी, तो इनका जो है ओवरऑल आउटपुट बढ़ गया। जैसा आपने पीछे देखा, 90 लाख से
अब जनाब जो है वो साल के 1,35,00,000 कमाते हैं, बट ये लेवरेज नहीं है। अब बात करते हैं एक लेवरेज एंटरप्रेन्योर की। लेवरेज एंटरप्रेन्योर ने देखा कि मेरे पास में 1.5 करोड़ रुपए मैं कमाता हूँ, 15 लाख मेरी कॉस्ट है, मेरा प्रॉफिट है 1,35,00,000 रुपए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एम्प्लॉय लिया, उस एम्प्लॉय को उन्होंने सैलरी दी, अर्निंग 50 लाख कमाया, कॉस्ट 50 लाख, मतलब जितना उन्होंने उस एम्प्लॉय से कमाया, इन्हीं वकील साहब ने जूनियर वकील रखा, उस जूनियर वकील को उन्होंने साल की 50 लाख रुपए सैलरी दी। वो अच्छे कॉलेज से लेकर के आया, नेशनल लॉ स्कूल टाइप, और उस 50 लाख की सैलरी के अलावा 50 लाख ही वो वकील साहब शुरू में कमा पाए, क्योंकि स्किल कितना भी था, ग्राहक तो नहीं थे इतने, तो इनको प्रॉफिट हुआ जीरो। अब देखने में लगेगा कि जो ये मिस्टर एंटरप्रेन्योर थे, इन्होंने अपना नुकसान किया एक तरह से, इन्होंने इनको हायरिंग के लिए समय लगाया, ये किया वो किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ये एम्प्लॉय को जो इनके साथ थे, अब इसको 1 साल हो गया, इनकी अर्निंग हुई 75 लाख रुपए, और कॉस्ट इनकी बढ़ी 50 लाख से 60 लाख रुपए। लेकिन अब एंटरप्रेन्योर ने इनकी लेबर के ऊपर अपना 15 लाख रुपया एक्स्ट्रा कमाया। सो यहां पर अब जो है वो 1,35 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ रुपया कमाया। अब इन्होंने क्या किया, ऐसे ही ये एम्प्लॉय, बिकॉज एम्प्लॉय भी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने स्किल्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने फीस को कंपाउंड कर रहा है, उसका वो उसका रेट बढ़ा रहा है। तो इन्होंने अब इस एम्प्लॉय की जो अर्निंग है वो बढ़कर के होगी 1 करोड़ रुपया, लेकिन सैलरीज या पे आउट जो जा रहे थे वो उसी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़े। पहले 50 लाख था, 60 था। अब थर्ड ईयर में बड़े वकील साहब ने बोला जूनियर को कि ठीक है, आप मेरे सिस्टम में हो, मेरे क्लाइंट्स हैं, इसीलिए तो आपको काम भी बढ़ रहा है, तो मैं आपको अब 60 की जगह 65 दूंगा। और इनको अब उनके काम से मिला 35 लाख रुपया, तो इनकी कमाई बढ़ करके होगी 1,35 लाख से 1,70 लाख। अब एंटरप्रेन्योर साहब ने क्या किया, ऐसे 100 एम्प्लॉय जोड़े, 100 एम्प्लॉयज को जोड़ा, तो 100 एम्प्लॉयज का खर्चा हुआ, कमाई हुई 100 करोड़ रुपया, हर आदमी 1 करोड़ रुपया कमाता है, 100 करोड़ रुपया, कॉस्ट हुई 70 करोड़ रुपया, प्रॉफिट हुआ 30 करोड़ रुपया। Therefore, now if you look at it, what has actually happened, the three same individuals, one continue to work hard, compound and compound and compound, and becomes reasonably okay, ठीक ठाक से पैसा कमा लेते हैं, तरक्की कर जाते हैं। दूसरा कंपाउंडिंग भी करता है और लेवरेज भी करता है, मतलब और लोगों को अपने साथ जोड़ करके उनको उनके मेहनताने का पैसा दे करके, और उसके बाद अपना मेहनताना अपने पास जो बचता है आफ्टर पेइंग दैट कॉस्ट, जो मैनेजेरियल कॉस्ट है, द कॉन्सेप्ट इज मैनेजेरियल कॉस्ट जो उनकी थी, उसके बदले में उनसे पैसा ले करके और अमीर बनते जाते हैं। सो जो सोलो प्रैक्टिशनर थे उन्होंने 90 रुपए कमाए, मेहनत करके कुछ आगे बढ़े थे जो एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने अपनी मेहनत को कंपाउंडिंग करते गए, उन्होंने 170 कमाए। और जो बड़े आदमी थे उन्होंने 100 लोगों को हायर किया और 3,000 कमाया। सो इट इज 90 लाख, 1,70,00,000 और 30 करोड़, दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। सो रियल एस्टेट में हम क्या करते हैं, हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, और वी यूज इन रियल एस्टेट वी गिव एम्प्लॉयमेंट टू मनी, हम पैसे को काम पर लगाते हैं, एंड वी क्रिएट वेल्थ बाय पुटिंग अदर पीपल्स मनी टू वर्क, दूसरे लोगों का पैसा इस्तेमाल करके, और उससे हम पैसा कमाते हैं। हम पैसे को काम पर लगाते हैं और दूसरे लोगों का पैसा इस्तेमाल करके उससे हम फायदा कमाते हैं। कैसे करते हैं, आइए इसको देखते हैं। रियल एस्टेट के बड़े 5 यूनिक फीचर है। आपको लगभग 80% तक की लेवरेज, मतलब आप अगर एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बहुत बार 90% भी हो जाता है, बट 70 से 80% आपको दूसरा पैसा मिल जाता है, जिसको हम लोन्स कहते हैं। 30-30 साल तक के लोन्स मिल जाते हैं, जो आपको किसी और एसेट क्लास में नहीं मिलेंगे। आप गोल्ड खरीद लीजिए, आप म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप टिल 80% ऑफ द टोटल एसेट, अप टिल 30 ईयर्स, कोई आपको लोन नहीं देगा। वेरी अट्रैक्टिव कॉस्ट ऑफ मनी। आज जब सब लोग बोल रहे हैं कि होम लोन का रेट इतना बढ़ गया है, तो भी वो बढ़कर के 8.5% है from grade A lenders. It is still not the most expensive form of borrowing. टैक्स बेनिफिट 8.5 में भी अगर देखते हैं तो आधा 1% का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, तो आपको नेट रेट जो पड़ता है वो लगभग 7.5% के आसपास पड़ता है एज ऑफ टुडे। रेगुलर एन्युटी इनकम, अगर आपने कहीं पे ढंग से पैसा लगाया तो आपके रेंटल रिटर्न्स आते रहते हैं, जो मोरलेस आपके लोन कॉस्ट को ऑफसेट करते हैं।
अब इसी से रिलेटेड एक कैलकुलेशन करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि कैसे, हाउ दिस वर्क्स इन टर्म्स ऑफ लेवरेजिंग का मतलब क्या है, जब आप किसी दूसरे के रिसोर्सेज को देकर के खरीदते हैं, हायर करते हैं और उसके बाद उससे फायदा कमाते हैं। नाउ वील अंडरस्टैंड इट इन रिलेशन टू रियल एस्टेट कि कैसे रियल एस्टेट लोन्स आपके क्रिएशन के अंदर हेल्प करते हैं। सो लेट्स से आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए, जैसा आप देख सकते हैं मेरा कर्सर जो है 50 लाख रुपए पर है। उसमें से आपका कंट्रीब्यूशन है 10 लाख रुपए, 40 लाख रुपए का आपने लोन लिया। तो टोटल 50 लाख रुपए में से 10 आपने अपना लगाया डाउन पेमेंट, 40 लाख का आपने लोन लिया। टेन्योर आपने उस लोन का लिया 30 साल के लिए। मैंने आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है 8.5%, जबकि मुझे पूरा भरोसा है पिछले 30 साल में होम लोन या किसी भी तरह के लोन का रेट घट करके, अगर आज किसी 30 साल पहले लोन का रेट जो है वो 14% होता था, 15% होता था, आज आज 8.5% है। तो आज से 30 साल बाद ये घटते 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 लगभग 4.5-5% के आसपास होगा। बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैंने 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आज का लगाया होम लोन का। ये प्रॉपर्टी को अगर हम 30 साल होल्ड किया, विच इज द टेन्योर ड्यूरिंग फॉर विच द लोन हैज बीन टेकन, देन एट 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, अगर 12% की कंपाउंडिंग मेरे को 30 साल के लिए इसके अंदर कंपाउंडेड ग्रोथ मिलती है, तो मेरी ये 50 लाख की प्रॉपर्टी 16 करोड़ रुपए की होती है 30 साल बाद। और यही अगर मेरे को 15% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिलती है, तो मेरी ये प्रॉपर्टी 32 करोड़ रुपए की होती है 30 साल बाद। बट मैंने कैलकुलेशन 12% के हिसाब से करी कि 12% की ग्रोथ ही मान लेते हैं, तो 30 साल में 40 लाख के लोन पर मैंने 8.5% ब्याज के हिसाब से टोटल ब्याज का पेमेंट किया 71 लाख रुपए, 71 लाख रुपीज। मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी तो मैंने ब्रोकरेज दी, मैंने स्टैम्प ड्यूटी दी, कुछ मैंने थोड़ा बहुत काम करवाया, वो सब मिलाकर के मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट हुई 7.5 लाख रुपए। मतलब मेरा खर्चा हुआ 71 लाख रुपए, मैंने बैंक को दिया, 7.5 लाख रुपए मैंने उस घर को खरीदने के खर्चे हुए। 30 साल बाद, इस 30 साल में अगर एवरेज 5% का रेंट लेते हैं, बिकॉज बहुत से लोग बोलते हैं जी आपने तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें तो रेंट जो है वो 1.5% मिलता है। मैंने इसको रेजिडेंशियल मानकर ही किया, बिकॉज अगर कमर्शियल करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा 1-1.5% ज्यादा हो जाएगा। 1.5% ही मैंने इसको माना शुरू में मिलता है। तो जैसे जैसे रेंट बढ़ेगा, इस साल 1.5% है, अगले साल 1.6% होगा, करते करते एवरेज 30 ईयर पीरियड में 5% का रेंटल रिटर्न मिलेगा। 5% रेंटल रिटर्न के हिसाब से 30 साल में टोटल रेंट मैंने 75 लाख। टैक्स सेविंग को मैंने 0.5% माना है, आधा परसेंट सालाना टैक्स सेविंग। तो 7.5 लाख रुपए टोटल मुझे टैक्स सेविंग की तरफ से बचत हुई। नेट प्रॉफिट इन 30 ईयर्स इज 16 करोड़ 4 लाख रुपए, जिससे कि मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, जो मेरा पैसा लगा था 10 लाख रुपए, उसके ऊपर मुझे 18.44% का फायदा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने 80% पैसा 8.5% के ब्याज पर लिया था बैंक से, और उस 80% पैसे को के ऊपर मुझे ग्रोथ मिली 12%। इसको अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझे कि मैंने 40 लाख रुपए पर हर साल बैंक को ब्याज दिया 8.5% और खुद उसके ऊपर ग्रोथ कमाई 12%, मतलब कि मेरे को लगभग 3.5% की ग्रोथ का नफा हुआ। अगर ये नफा बढ़ जाता, 12% से ऊपर हो जाता, तो मुझे और ज्यादा फायदा होता। मतलब जब तक मेरी प्रॉपर्टी 8.5% के बराबर मुझे खर्चा देती रहेगी, 8.5% के बराबर मेरे को मेरी कॉस्ट मीट करती रहेगी, तब तक मेरे को इसके अंदर फायदा होता रहेगा। 8.5 से जो भी ज्यादा मुझे देती रहेगी। ये ठीक उसी एग्जाम्पल की तरह से कि जब मैंने एक आदमी को अपने यहाँ पर एम्प्लॉय किया था अपने कंपनी के अंदर, अंदर मैं उसको साल का 50 लाख रुपए सैलरी दे रहा था, जब तक वो मुझे 51 लाख रुपए भी कमा के देता है तो मैं 1 लाख रुपए प्लस में। इसका मतलब अगर मैंने अपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जिसका प्राइस सही है और उसमें मैंने 80%, 90%, 75% तक लोन लिया, तो वो जो लोन है उसकी जो ईएमआई है, उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मेरी प्रॉपर्टी का ग्रोथ उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो वो लोन जो मेरा पैसा नहीं था, जब तक मैंने वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदी थी, वो लोन नहीं लिया था, वो लोन बैंक के पास था, वो प्रॉपर्टी एज ए एसेट मेरे पास नहीं थी, तो मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। आज उस प्रॉपर्टी की वजह से बैंक ने मुझे वो लोन दिया, मैंने बैंक को किस्त दी, मुझे बैंक
मेरी जो किश्त थी वो ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स मुझे उसके 71 लाख रुपए देने पड़े, पर मेरे को मेरे एसेट ने ग्रोथ करके जो दी, दैट वाज अराउंड 16 odd CR. Therefore, the compounding effect of the growth, which has been further enhanced by the leverage of the loan infused in the property, is how I have converted my 10 lakh rupees to a whopping 16.04 crores. And my annualized compounded growth on my investment is a very, very handsome 18.5, approximately 18.5% के आसपास. और ये तब है अगर प्रॉपर्टी ने 12% सालाना का ग्रोथ दिया 30 साल के टेन्योर में. वही अगर 15% का दे देगी तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो लगभग 24% साल के आसपास चला जाएगा. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.